बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 514 कंज्यूमर साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 24 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 24 का नाम है सोशल क्लास। चैप्टर 4 इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है लेसन नंबर 24 में। और इस लेसन नंबर 24 में हम अंडरस्टैंड करेंगे सोशल क्लास और मेजरमेंट ऑफ सोशल क्लास को लेकर। तो लेसन बहुत होने वाला इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें आपको कंज्यूमर किस किस क्लास से बिलोंग रखते हैं, मिडिल क्लास से, अपर क्लास से, लोअर क्लास से, और किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, मतलब कि जो भी उनकी डेली लाइफ में वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ क्लास के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। तो इस लेसन नंबर 24 में आपको अंडरस्टैंड करवाया गया है कि किस तरह से एक क्लास जो होती है ना, मिडल, लोअर, यहाँ पर वो प्रोडक्ट की परचेजिंग पर इम्पेक्ट करती है। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक्स मिल जाएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में सबसे पहले सोशल क्लास का इंट्रोडक्शंस दिया गया। तो सोशल क्लास का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोगों के किसी स्पेसिफिक सोशल क्लास में ना डाल कर ना इनकी पोजीशंस आइडेंटिफाई करते हैं। हम सोशल क्लास को ना एक कॉन्टिनम, मतलब कि एक रेंज के तौर पर समझ सकते हैं, जिसमें हर इंसान को ना एक पोजीशन असाइन की जाती है। और ये ना एक ऐसी रेंज होती है जिसमें ना हर इंसान को किसी ना किसी लेवल पर रखा जाता है। इसको ना समझने के लिए रिसर्चर्स ये प्रेफर करते हैं कि जो कॉन्टिनम, मतलब कि जो रेंज है, इसको ना छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड किया जाए। ओके। और सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया कि सोसाइटी के लोगों को जब एक हिरार्की में डिवाइड किया जाता है, तो हर क्लास के लोगों का स्टेटस तकरीबन सेम होता है। और दूसरी क्लासेस के लोगों का स्टेटस या तो उनसे ज़्यादा होता है या कम होता है। और थर्ड पैराग्राफ में आपको बताया गया कि सोशल क्लास को ना पर्सनल फिनोमेना भी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान के सेंस ऑफ बिलोंगिंग या आइडेंटिफिकेशंस को ना रिफ्लेक्ट करती है। जब इंसान अपने आप को ना एक स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर फील करता है ना, तो उसे क्लास कॉन्शियसनेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान अपने आप को मिडिल क्लास का मेंबर समझता है, तो उसे ना ये फीलिंग्स होती है कि वो ना उस क्लास के लोगों के साथ अपने आप को ना बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लास कॉन्शियसनेस होगी। ओके। द मेजरमेंट ऑफ सोशल क्लास में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि सोशल क्लास को ना मेजर करने का तरीका हर रिसर्चर्स के लिए ना थोड़ा डिफरेंट होता है। इस बात पर ना रिसर्चर्स में एग्रीमेंट नहीं होता कि सोशल क्लास को मेजर कैसा किया जाए, लेकिन कुछ कॉमन तरीके हैं जो उसे ना यूज़ किए जाते हैं। जो कॉमन तरीके हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 पे क्या है तरीका? सब्जेक्टिव मेजरमेंट है। इसमें ना लोग अपनी सोशल क्लास को ना एस्टिमेट करते हैं, मतलब वो अपने आप को ना किस क्लास में डालते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चंस हो सकता है। और साथ ही साथ आप अपनी सोशल क्लास की किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं। नंबर 1 पे मैं लोअर क्लास का हूँ, नंबर 2 पे मैं लोअर मिडिल क्लास का हूँ, नंबर 3 पे है अपर मिडिल क्लास का हूँ, या नंबर 4 पे अपर क्लास का हूँ, नंबर 5 पे पता नहीं, आंसर देना नहीं चाहता। तो ये ना एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स होता है। जब रिसर्चर्स मेजर करते हैं प्रोडक्ट की एनालिसिस के लिए कि मार्केट में क्यों नहीं बिक रही है, या ये क्या इसके प्राइस ज़्यादा हैं, तो इस तरह से फिर मेजर करते हैं एक रिसर्च स्केल रख कर। आगे बताया गया कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच ना काफ़ी केसेस में ना मिडिल क्लास लोगों का ना ओवर एस्टिमेशन कर देती है। यानी ज़्यादा लोग अपने आप को ना मिडिल क्लास समझते हैं, जबकि ना इनके बीच कुछ लोग लोअर या अपर क्लास के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान अपने आप को मिडिल क्लास समझता है, लेकिन वो एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास का होता है, तो इस सब्जेक्टिव मेजरमेंट से ना वो ज़्यादा हायर क्लास का ना लगता है। क्लास कॉन्शियसनेस में आपको बताया गया कि सोशल क्लास का कॉन्सेप्ट एक ना पर्सनल चीज़ है जो इंसान की अपनी आइडेंटिटी से जुड़ती है। जब कोई इंसान अपनी सोशल ग्रुप में अपने आप को ना बिलोंग करता है ना, या बिलोंग करते ही महसूस करता है, तो उसे ना क्लास कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जैसे कि इन द स्टार्टेड भी मैंने आपको बताया था।
तो मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर एक इंसान अपने आप को मिडिल क्लास का मेंबर समझता है तो वो अपनी लाइफ स्टाइल और चॉइसेस को ना इस क्लास के नॉर्म्स के मुताबिक ना अडेप्ट करता है। ओके, तो ये क्लास कॉन्शियसनेस होगी उस इंसान के लिए जो अपने आप को मिडिल क्लास का मेंबर समझता है। लाइफ ऑफ दी नेशन से सर्वे में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि हर साल जापान में ना एक सर्वे होता है जिसमें ना लोग अपनी सोशल क्लास को ना क्लासीफाई करते हैं। इस सर्वे में लोग अपनी सोशल क्लास को ना इन कैटेगरीज में से किसी एक में डाल देते हैं। नंबर 1 पे है अपर, नंबर 2 पे है अपर मिडल, नंबर 3 पे है मिडल मिडल, नंबर 4 पे है लोअर मिडल, नंबर 5 पे है लोअर क्लास। ओके, और उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ स्क्रीन को ताकि आपको शो ऑफ हो। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ओके, नो इट्स फाइन। अच्छा, जैसे कि मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा था और इसमें मज़ीद आपको बताया गया कि रिज़ल्ट ऑफ द सर्वे हैव बीन एज बिलो, मतलब कि अब रिज़ल्ट क्या शो हुआ सर्वे में जब ये जापान में हुआ। मतलब कि कैटेगरीज जो थी जापान में जब डिवाइड की थी तो ये ना 1950 के दौरान ना 70% लोग ना अपने आप को मिडिल क्लास समझते थे, जबकि 1960 से लेकर ना अब तक 90% लोग ना अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं। इस सर्वे का ना कंक्लूजन ये है कि लोग ना अपनी सोशल क्लास को ना ज़्यादा मिडिल क्लास की शक्ल में ना देखते हैं। इश्यूज़ क्या थे? इश्यूज़ ये थे कि सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स में ना ये प्रॉब्लम्स होती है कि लोग अपनी क्लास को अन एस्टिमेट करते हैं। सिंपल मतलब ये था कि लोग अपनी क्लास को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ये मेयर जो था लोगों को ना अपनी क्लास को बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइन नहीं करने देता, स्पेशली ना उन लोगों के लिए जो फ्रिंग में होते हैं। ठीक है, यानी जो लोअर या अपर क्लास के बीच में होते हैं। आगे है रेपुटेशनल मेयर्स। इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि इस तरीके में ना कम्युनिटी के सिलेक्टेड लोग, मतलब कि इन्फॉर्मेंट्स, दूसरे लोगों को ना देखकर इनके ना सोशल क्लास को ना जज करते हैं। रिसर्चर्स फिर इस इंफॉर्मेशन को ना यूज़ करके ना लोगों को ना अप्रोप्रिएट सोशल क्लास में डाल देते हैं, और ये ना अप्रोच कम्युनिटी के स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर्स को ना समझने के लिए यूज़फुल होती है। लेकिन कंज्यूमर्स रिसर्चर्स को ना ये अप्रोच थोड़ा एम्पिरिकल लगता है। कंज्यूमर रिसर्चर्स को ना ये थोड़ा अप्रोच ना एम्पिरिकल या इम्प्रैक्टिकल लगता है। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल लगता है कि ये प्रैक्टिलाइज नहीं हो सकता। ओके, मिसाल के तौर पर अगर किसी सिटी में लोग अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे को ना देख कर ये जज करते हैं कि कौन अपर क्लास का है और कौन लोअर क्लास का है, तो वो ना रेपुटेशनल मेयर्स का ना अंडर आ जाते हैं। रेपुटेशन मेयर्स के मतलब के अंडर कवर हो जाते हैं, रेपुटेशनल मेयर्स के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव मेयर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ऑब्जेक्टिव मेयर्स में ना रिसर्चर्स डेमोग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को ना स्टडी करते हैं। इसमें ना लोगों से ना कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि इनकी इनकम, एजुकेशनल लेवल, ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल्स के बारे में। और ये अप्रोच ना काफ़ी प्रीसाइज होती है क्योंकि ना इसमें ना फैक्चुअल डाटा कलेक्ट किया जाता है। फैक्चुअल जो डाटा होता है ना वो कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि असल हकाइक वाला। मिसाल के तौर पर अगर एक रिसर्चर ये पूछता है कि आपकी फैमिली की मंथली इनकम कितनी है, तो ये एक ना ऑब्जेक्टिव मेयर्स का ना पार्ट होगा, और ये डाटा ना रिसर्च में यूज़ करके ना सोशल क्लास को मेयर किया जाता है। ओके, और ये था सोशल क्लास और इसकी मेजरमेंट्स का बेसिक ओवरव्यू जो हमने ऊपर पढ़ा है। और हर मेयर में ना अपने तरीके से ना एक्यूरेटली रिजल्ट जो है वो आप अगर एज अ रिसर्चर की बेस पे, कंज्यूमर रिसर्चर की बेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो एक्यूरेटली रिजल्ट दे सकते हैं हर मेयर्स का इस्तेमाल करके। लेकिन इनको ना समझने और अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि ना हम कंज्यूमर बिहेवियर्स के ना बेहतर तरीके से समझ सकें। वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मेयर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ऑब्जेक्टिव मेयर्स में ना कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स शामिल है जो सोशल क्लास को मेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन वेरिएबल्स में शामिल है नंबर 1 पे ऑक्यूपेशन, नंबर 2 पे है एजुकेशन, नंबर 3 पे है इनकम। ऑक्यूपेशंस के बारे में अगर बात की जाए तो ऑक्यूपेशन से या पेशे को ना सोशल क्लास को ना मेयर करने के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेयर्स माना जाता है। इसका इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि ना जब हम पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं ना तो अक्सर ना हम ये पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं,
मार्केटर्स भी ना अपने टारगेट्स मार्केटर्स को ना डिफाइन करते वक्त ना ऑक्यूपेशंस को सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी को एग्जेक्टिव या प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है तो वो ना अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स इन्हीं प्रोफेशनल्स के लोगों के लिए ना डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, डॉक्टर्स या बिजनेस एग्जेक्टिव्स एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पर अगर हम नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान की ट्रिप को प्रमोट कर रहे हैं तो हम ना अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को ना उन लोगों तक ना पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो हायर इनकम ब्रैकेट्स में आते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रोफेशनल्स और एग्जेक्टिव्स। ओके, आगे मज़ीद ये है कि सेल्फ़ एम्प्लॉयड के नाम से दिया गया है आपको। तो इसमें बताया गया है कि आजकल ना दुनिया भर में ना सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है। जो बिज़नेस एग्जेक्टिव्स और प्रोफेशनल्स खुद का काम करते हैं और ये एंट्रीप्रेन्योर्स हैं, वो अपने काउंटर पार्ट्स से ज़्यादा ना अमीर होते हैं। और ये ट्रेंड उन ग्रेजुएट्स में भी देखा जा रहा है जो अपनी जॉब से छोड़कर ना अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। ओके, एजुकेशन एजुकेशन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एक शख्स की ना फॉर्मल एजुकेशन का लेवल भी ना सोशल क्लास के स्टैंडर्ड्स को भी अप्रोक्सीमेट करने का ना एक कॉमन तरीका है। ज़्यादा एजुकेशन होने का मतलब है कि नंबर वन पे आपको अच्छी सैलरी मिलने का चांसेस ज़्यादा हैं, नंबर टू पे है आपको ना सोशल रिस्पेक्ट या एडमायर्ड पोजीशन मिलने का चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने हाई स्कूल कंप्लीट किया है तो ना इनका सोशल क्लास लोअर हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की है तो वो ज़्यादा रिस्पेक्टेड और हायर सोशल क्लास में आता है। ओके, इनकम में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि फैमिली इनकम भी ना एक और इम्पॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जो सोशल क्लास को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। इनकम को मेजर करते वक्त रिसर्चर्स दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हैं। नंबर वन पे इनकम की अमाउंट, नंबर टू पे है इनकम का सोर्स, मतलब कि जहाँ से पैसा आ रहा है। और इसके अलावा फिर वेल्थ वर्सेस इनकम को लेकर ना आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है। ओवरऑल इस वाले पैराग्राफ में तो इसमें ना आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इनकम और वेल्थ में ना फ़र्क है। वेल्थ यानी कि माल और दौलत वो चीज़ है जो अपने सेव की हुई हो, आपने ना सेव की हो, जबकि ना इनकम वो पैसा है जो आप हर महीने कमाते हैं। वेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेल्थ ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जबकि ना इनकम ज़्यादातर कंजम्पशंस के लिए होती है ओवरऑल। मिसाल के तौर पर अगर आप अगर अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं और वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम बाद ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ओके, इश्यूज़ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि हर कंज्यूमर रिसर्चर्स एग्री नहीं करते, तो इनकम को ना सोशल क्लास का मेजर जो है वो बनाना सही है। मिसाल के तौर पर अगर एक ब्लू कलर से इलेक्ट्रीशियंस और एक वाइट कलर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स दोनों एक ही अमाउंट का पैसा कमाते हैं तो दोनों की स्पेंडिंग हैबिट्स अलग हो सकती है। सोशल क्लास का फ़र्क उन दोनों के वैल्यूज़ और इनकी खर्च करने का तरीके में ना ज़्यादा होता है और ना कि सिर्फ इनकी इनकम्स के लेवल्स में। ओके, मिसाल के तौर पर अगर एक ब्लू कलर से इलेक्ट्रिशियंस ने ना $5,000 कमाए हैं और एक वाइट कलर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ने $5,000 कमाए हैं, तो दोनों का ना स्पेंडिंग बिहेवियर अलग हो सकता है। और एक उन पैसों को ज़्यादा सेव कर सकता है, जबकि दूसरा जो है वो उनको ज़्यादा खर्च कर सकता है, क्योंकि एक तो जाहिर सी बात है कि दोनों का डेजिग्नेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ओके, उधर वेरिएबल्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि नंबर वन पे है जो है वो नेबरहुड की क्वालिटी है, मतलब ये कि आप किस इलाके में रहते हैं। नेबरहुड की क्वालिटी मतलब कि आप किस इलाके में रहते हैं। और नंबर टू पे है रेजिडेंस का प्राइस वैल्यू, मतलब ये कि आप का घर किस प्राइसेस या किस प्राइस रेंज में आता है। नंबर थ्री पे है पोसेशंस, मतलब ये कि आपके पास जो चीज़ें हैं ना इनकी वैल्यूज़ वगैरह। ओके,
टू कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव या मेजर्स का ना दो कैटेगरीज में ना डिवाइड किया गया है। नंबर वन पे है सिंगल वेरिएबल्स इंडेक्सेस, मतलब ये कि एक वेरिएबल का इंडेक्स होना। सिंगल वेरिएबल इंडेक्स में ना एक ही वेरिएबल से जैसे कि ऑक्यूपेशन, एजुकेशन या इनकम यूज़ की जाती है सोशल क्लास के मेजर्स करने के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये सोशल क्लास के कम्प्लेक्स नेचर को ना एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। ओके, नंबर टू पे है कंपोजिशन वेरिएबल्स। कंपोजिशन वेरिएबल्स मतलब कि मल्टीपल वेरिएबल्स का इंडेक्स, ठीक है। कंपोजिट या कंपोजिशंस एक ही है, ठीक है। कंपोजिट वेरिएबल्स या कंपोजिशन वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल्स। कंपोजिट वेरिएबल्स से मुराद ये है कि कंपोजिट वेरिएबल्स मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ना कंबाइन करते हैं एक ओवरऑल सोशल क्लास मेजर्स बनाने के लिए, और ये इंडेक्सेस सोशल क्लास को ना बेहतर तरीके से ना समझाने में मदद करते हैं, क्योंकि ना ये एक वेरिएबल से ज़्यादा चीज़ों को ना कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशंस को कंबाइन करते हैं तो हम एक से ना ज़्यादा एक्यूरेट सोशल क्लास इंडेक्स बना सकते हैं जो सोशल क्लास को बेहतर रिफ्लेक्ट करे। ओके, ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 24। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब मैं आपको इस लेसन का ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। नंबर वन पे ज़ाहिर सी बात है कि आपसे जो पूछा जाएगा एक सोशल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्शियस जो है ना क्लास कॉन्शियस, उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद सब्जेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं सोशल क्लास में, ऑब्जेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं सोशल क्लास में, रेपुटेशंस मेजर्स क्या होते हैं सोशल क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्टिव मेजर्स में क्या क्या आता है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, डू नॉट नो, रिफ्यूज़ टू आंसर्स। तो ये जो है ना ये इसके कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया जाता है सब्जेक्टिव मेजर्स में। ओके, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास कॉन्शियसनेस में इसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ ऑफ द नेशनल या नेशन सर्विस में क्या होता है, लाइफ ऑफ द नेशन सर्वे में ये चार तरह के 5 टाइप्स ऑफ स्केल्स के जो ऑप्शंस थी, मतलब कि जो ऑप्शंस थी स्केल की वो 5 थी, ठीक है ना। अपर मिडल और लोअर क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपसे जो है ना रिजल्ट ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाइफ ऑफ द नेशन सर्वे में जो क्लास की रेशो क्या थी जापान को लेकर। तो जापान की जो रेशो थी वो 1950 में 70% थी, जबकि 1960 के बाद फिर जो थी वो 90% हो गई थी, ठीक है। मिडिल क्लास की एक्सेट्रा। और उसके बाद रेपुटेशन मेजर्स पूछा जा सकता है, इसको 2-3 मरतबा आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा पढ़ के। और ऑब्जेक्टिव मेजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स में इंक्लूड में क्या क्या शामिल होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे आ जाते हैं उधर वेरिएबल्स में क्या क्या आता है जब देखा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए क्लास को लेकर। तो क्वालिटी ऑफ नेबरहुड का, तो द प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ द रेजिडेंस और पोसेशंस हैव बीन यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट। ओके, तो ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स किया है। नंबर वन पे है सिंगल वेरिएबल इंडेक्स और कंपोजिट वेरिएबल इंडेक्सेस, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ख़ास तौर पर सिंगल वेरिएबल्स इंडेक्सेस और कंपोजिट वेरिएबल्स इंडेक्सेस। ओवरऑल ये था आपके लेसन नंबर 24। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 25 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।